था, कैलोट्रोपिस था, कोलोकेसिया थे, इन केक्स को हम अप्लाई करते हैं। क्या इनको हम डिजॉल्व करके लिक्विड बना के कोई क्या इससे भी हम कोई सोल्यूशन दे सकते हैं छिड़काव करके? हाँ, इसमें ऐसा काम हो रहा है और हुआ है। इसके जो डिजॉल्व कर लिया आपने, वो तो एक हाँ एक बिल्कुल से रफ आइटम को हो गया। बट हम लोगों ने क्या किया, उसको और रिफाइन किया, उसको देखा कि एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या है, और उस एक्चुअल इंग्रेडिएंट को निकाल के उससे फार्मुलेट किया हुआ है। और वो फार्मुलेशन जो है कुछ पेटेंट हुए हमारे यहाँ से, केमिकल्स वाले भी पेटेंट किए हैं। जैसे नीम का है, नीम की खली आप कर लीजिए, खली को आप छान के NSKE यूज करते हैं नीम सोल्यूशन को, वो उसको कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव है। और जब इन्होंने कहा, एग्रोकेमिकल्स ने कहा, एग्रोकेमिस्ट्री, तो इन्होंने कहा कि हम इसको और रिफाइंड में ले आके हम देखें कि कितना और इफेक्टिव हो सकता है। फार्मुलेशन ऐसा बनाए जिससे कि उसकी पेटेंटिंग हो जाए, उससे पता चले कि वो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो उस अवेलेबिलिटी को देखने के लिए फिर ऑयल को करने के लिए ऑयल का ऐसा पेटेंट आ गया, ऐसा फॉर्मुलेशन आ गया कि विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड वेरी इफेक्टिव। हमने यूज किया है कि 500 ppm पे हमने टमाटर के सीडलिंग्स को ड्रिप किया आधे घंटे, और सीडलिंग्स सब मर गए। मैंने कहा इट इज सो इफेक्टिव, सो टॉक्सिक, तो इसका रिड्यूस करो, इसका वो करो। तो क्या इंटरक्रॉपिंग भी इफेक्टिव है? जैसा कि ये पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं कि भाई मेरीगोल्ड का जो है वेजिटेबल के साथ अगर करते हैं तो इसका अच्छा रिस्पांस है। क्या क्रॉप्स में भी ऐसा कुछ अपने पास रिकॉर्ड है या जिससे कि हमने बताया था कि नॉन होस्ट क्रॉप जैसे हैं, कुछ नॉन होस्ट हैं जो कि निमेटोड उसमें जाते नहीं, नॉन होस्ट है, अगर चले भी गए तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो नॉन होस्ट क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, और वो अगर हम लगाएं सराउंडिंग एरिया में या इन बिटवीन क्रॉप, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और पॉपुलेशन उससे बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि अगर कुछ ट्रैप क्रॉप्स होते हैं, इंटरडोमेस्टिक क्रॉप्स होते हैं, तो वो क्रॉप्स इंटरडोमेस्टिक है, जैसे तैजिस बनाया इंटरडोमेस्टिक क्रॉप्स, तो इंटरडोमेस्टिक क्रॉप्स जो है वो उसमें कुछ रिलीज होती है, क्लैविटिस से रूट से रिलीज होगा, उसका बायोस्फीयर से उससे नेमेटोड बीइंग किल्ड। राजस्थान वगैरह में देखा जा रहा है जैसे उड़द या मूंग में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है, और ये बड़ा लंबे पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो जैसे मेरीगोल्ड की बात होती है तो मेरीगोल्ड तो बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, और वहाँ किया जा सकता है जहाँ पानी की सुविधा है और आला भोज एरिया जहाँ रेलर कंडीशन, तो वहाँ इस प्रकार जैसे लिंचिट बेटर परफॉर्मेंस है जैसे थाईलैंड कंडीशन से या रेलर कंडीशन। क्या इस तरह का ये लिंचिट में भी है कुछ इस तरह के इफेक्टिव? आपने अपने प्रश्न को खुद आपने जस्टिफाई कर दिया। लिंचिट जो होता है, जब भी आप क्रॉप के बीच में लिंचिट का प्रयोग करें, जैसे मैंने कहा कि लिंचिट की बात किया, जैसे दरअसल नीम की पत्ती भी का तो लिंचिट लगा हुआ हो पर तो निश्चित रूप से 20% या 30% निश्चित रूप से यही मैं पूछ रहा था सर कि एक्चुअली क्या इसका कुछ रिकॉर्ड है अपने पास? तो टमाटर में एक सीजन बीच में आपको रेजिस्टेंट कोई जो वैरायटी है वो लगानी है। रेजिस्टेंट वैरायटी में थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा, उसकी हो सकता है प्राइस भी कम हो, बट इट हैज टू इंक्लूड इन दैट। नहीं, जैसे आपने सनहेम को बार्ली कोट किया था, अर्लियर फार्मर्स यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर सनहेम, बट नाउ फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग दे हैव स्टॉप्ड। तो कितने सालों को उसको कर ले ताकि फार्मर के पास सनहेम के लिए हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 3 साल। 3 साल। इट इज ए ट्रैप क्रॉप, सनहेम इज ए ट्रैप क्रॉप, जो इंडो पैरासाइट जो है उसके अंदर घुस जाते हैं, दे कैन नॉट कम आउट। तो उसमें ये है कि जो आम मान लीजिए 50-60% अगर अंदर घुस गए तो उस जुताई में खत्म हो जाएगा। जुताई कर दिया आपने सनहेम करके, और टू वे बेनिफिशियल ना। हाँ, ग्रीन मैन्यूरिंग भी हो जाएगा उसका। हाँ, ग्रीन मैन्यूरिंग भी हो जाएगी और ट्रैपिंग हो जाएगी। और व्हाट अबाउट सर बार्ली? बार्ली का आजकल तो कमी है, पर
बार्ली इज ऑल्सो रूट टाप के लिए कभी कभी होता है, क्योंकि सिस्ट के लिए सिस्ट तो जो एवली है उस पर आते ही आता है। तो एवली बाय देव एवली और साथ साथ कुछ और है, रूट टाप है और प्लस है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि भाई बार्ली लगा दो इस बार। Once in a 3 years or 4 years. So barley is also now it is demanding. Now it is now.